नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बानसूर, अलवर। आज की इस लेक्चर में हम मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। प्लेटोज एजुकेशन थ्योरी, इसमें हम शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं, आलोचना एवं महत्व को समझेंगे। प्लेटो ने अपना शिक्षा सिद्धांत जो दिया, सबसे पहले प्लेटो अपनी रिपब्लिक में आदर्श राज्य की बात करता है और कहता है कि आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक है कि शिक्षा और साम्यवाद की व्यवस्था हो। यानी आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना तभी हो सकती है जब उस राज्य में शिक्षा की व्यवस्था हो और साम्यवाद की व्यवस्था हो। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में शिक्षा पर इतने विस्तार से लिखा है, इसीलिए रूसो ने इसे शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ की संज्ञा भी दी है। प्लेटो के समय में दो प्रकार की शिक्षा पद्धति प्रचलित थी, एक एथेंस की शिक्षा पद्धति और दूसरी पास के राज्य में स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। दोनों ही शिक्षा पद्धतियों की अपनी अलग विशेषताएं हैं। प्लेटो ने अपना जो शिक्षा सिद्धांत प्रस्तुत किया है वो इन दोनों शिक्षा पद्धतियों के गुण व दोषों को ध्यान में रखते हुए और अपने शिक्षा सिद्धांत में इनके गुणों को समाहित कर शिक्षा सिद्धांत प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एथेंस की शिक्षा पद्धति। एथेंस में जो शिक्षा पद्धति थी उसमें शिक्षा देना परिवार का दायित्व माना जाता था और राज्य उसमें कोई भी हस्तक्षेप या सहायता नहीं करता था। एथेंस की शिक्षा पद्धति 3 पाठ्यक्रमों में या 3 स्तर पर दी जाती थी। पहली प्राथमिक शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष तक होती थी, जिसमें पढ़ना लिखना और साहित्य, संगीत, व्यायाम इत्यादि चीज़ें सिखाई जाती थी। दूसरा स्तर माध्यमिक शिक्षा का जो 14 से 18 वर्ष तक होती थी, इसमें सोफिस्टों द्वारा अलंकार शास्त्र, भाषण कला और राजनीति का ज्ञान दिया जाता था। तीसरा जो स्तर होता था वो 18 से 20 वर्ष तक शिक्षा दी जाती थी। इसमें सैनिक शिक्षा, इसके बाद ही व्यक्ति को पूर्ण नागरिक व अधिकार मिल पाते थे। यानी एथेंस की शिक्षा पद्धति परिवार का दायित्व होती थी और वो 3 स्तर पर दी जाती थी, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा या तृतीय अवस्था जो होती थी उसमें कठोर सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। यह जो शिक्षा होती थी वो शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास के लिए उपयुक्त थी, परंतु शिक्षा देना राज्य का दायित्व नहीं था, अतः राज्य की प्रकृति आवश्यकता के अनुकूल ये शिक्षा नहीं थी। दूसरी थी स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति थी वो एथेंस की शिक्षा पद्धति के बिल्कुल विपरीत, पूर्णतः राज्य नियंत्रित थी, पूर्णतः राज्य के द्वारा दी जाती थी। और स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें कठोर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है वह एथेंस की शिक्षा पद्धति में स्त्रियों के लिए व्यवस्था नहीं थी, जबकि स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति थी वो स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा यहाँ पर अनिवार्य माना जाता था। यह राज्य की आवश्यकता और प्रकृति के अनुकूल थी, परंतु इसमें मानसिक व बौद्धिक प्रशिक्षण उपेक्षित रह जाता है, क्योंकि इसमें शारीरिक प्रशिक्षण या सैन्य प्रशिक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाता है, इसलिए मानसिक प्रशिक्षण यहाँ उपेक्षित है। प्लेटो ने एथेंस तथा स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों के आधार पर ही अपनी शिक्षा योजना प्रस्तुत की और इन दोनों के गुणों को समाहित किया। प्लेटो के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया है तथा इसका उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। प्लेटो अपनी शिक्षा योजना को भी 2 भागों में बांटता है। पहली प्रारंभिक शिक्षा जो 6 से 20 वर्ष तक दी जाएगी और दूसरी उच्च शिक्षा जो 20 से 50 वर्ष तक दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा सभी के लिए एक समान होगी, यानी सभी वर्गों को दी जाएगी। सभी वर्गों मतलब दार्शनिक वर्ग को भी दी जाएगी, उत्पादक वर्ग को भी, सैनिक वर्ग, सभी के लिए होगी। शिक्षा का जो उद्देश्य होगा वो भावनाओं और संयोगों को नियंत्रित करके चरित्र का निर्माण करना होगा।
ये जो प्रारंभिक शिक्षा होगी इसमें व्यायाम और संगीत पर विशेष बल दिया जाएगा। 6 से 18 वर्ष तक व्यायाम और संगीत सिखाया जाएगा। व्यायाम में केवल शारीरिक कसरत ही नहीं होगी, वरन व्यक्ति के संपूर्ण शारीरिक विकास, सहिष्णुता, साहस, धैर्य, वीरता, चारित्रिक विकास भी उसका किया जाएगा। यानी शारीरिक विकास के साथ साथ चारित्रिक विकास पर भी बल दिया जाएगा। संगीत की शिक्षा इसलिए दी जाएगी ताकि व्यक्ति के मन में भावनाओं का विकास हो सके, भावनात्मक बनाया जा सके उसे। ये 18 से 20 वर्ष तक सैन्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा सभी के लिए होगी, किंतु उच्च शिक्षा कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए ही होगी। अब ये प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कौन होंगे, इसका निर्धारण कैसे होगा? तो प्लेटो कहते हैं कि 20 वर्ष के पश्चात एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो सफल होंगे वो उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे, और जो सफल नहीं हो पाएंगे या अनुत्तीर्ण जो विद्यार्थी होंगे वो उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे, उत्पादक वर्ग की जो गतिविधियाँ हैं उनका संचालन करेंगे। तो उच्च शिक्षा जो होगी वो प्रतिभा संपन्न और इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण विद्यार्थी होंगे उनके लिए होगी। प्रारंभिक शिक्षा चूँकि कुछ के लिए थी, नहीं, प्रारंभिक शिक्षा चूँकि सभी के लिए थी, उच्च शिक्षा केवल कुछ व्यक्तियों के लिए है। उच्च शिक्षा 20 वर्ष की आयु से प्रारंभ होगी तथा उन्हीं योग्य और कुशाग्र व्यक्तियों को दी जाएगी जो भविष्य में आदर्श शासक बनने की योग्यता रखते हों। शासक का गुण कौन होगा? शासक जिसमें ज्ञान व विवेक की प्रधानता। इसलिए पाठ्यक्रम ऐसा निर्धारित किया जाएगा जो मस्तिष्क पर विकास पर बल देता हो। हमने पहले देखा था कि प्रारंभिक शिक्षा में शारीरिक व मानसिक दोनों की बात हुई थी, उसमें व्यायाम भी किया जाता था, संगीत भी पढ़ाया जाता था, किंतु जो उच्च शिक्षा होगी उसका जो मेन उद्देश्य होगा, मेन मकसद होगा, वो उसका मस्तिष्क का विकास करना है। इसलिए उच्च शिक्षा के जो विषय होंगे वो गणित, ज्योतिष, तर्कशास्त्र इत्यादि विषयों का इसमें अध्ययन कराया जाएगा। तो 20 से 30 वर्ष तक गणित, ज्योतिष, तर्कशास्त्र इत्यादि विषय पढ़ाए जाएंगे ताकि उनमें मानसिक विकास हो सके। 30 वर्ष के पश्चात पुनः एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और परीक्षा में जो असफल विद्यार्थी होंगे वो साधारण अधिकारी बनने के लिए चले जाएंगे, और जो सफल विद्यार्थी होंगे उन्हें 30 से 35 वर्ष की आयु तक द्वंद्ववाद की शिक्षा दी जाएगी। द्वंद्ववाद की शिक्षा क्यों? क्योंकि द्वंद्ववाद के द्वारा उसमें विशुद्ध तत्व का ज्ञान विकसित किया जाएगा, शुभ का ज्ञान यानी सर्वोच्च ज्ञान विकसित किया जाएगा, और उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला ही शासन का वास्तविक अधिकारी बनेगा। जो उच्च शिक्षा है उसका उद्देश्य शासक अथवा दार्शनिक राजा अथवा संरक्षकों को उत्पन्न करना है, जिसका राज्य में सर्वोच्च स्थान होगा। 35 वर्ष की औपचारिक शिक्षा के बाद व्यवहारिक अनुभव की बात करता है प्लेटो कहता है 35 वर्ष तक सैद्धांतिक शिक्षा पूर्ण हो जाती है और 35 से 50 वर्ष तक अर्थात 15 वर्ष तक उसे व्यवहारिक शिक्षा अर्जित करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसे सांसारिक जीवन में लौटना पड़ेगा। संसार या जीवन की पाठशाला में जीवन के जो थपेड़े हैं, जो धक्के हैं, वो खाकर उसे वास्तविक ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना होगा। और 50 वर्ष की अवस्था तक सांसारिक जीवन की कठोर परीक्षाओं, लोक व्यवहार तथा शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाला व्यक्ति या दार्शनिक ही राजा या शासक बनने का वास्तविक अधिकारी है। आगे हम देख लेते हैं प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत के गुण। पहला है उचित आयु में उचित शिक्षा की व्यवस्था। प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में उचित आयु में उचित शिक्षा की व्यवस्था की है। प्लेटो की शिक्षा का पाठ्यक्रम बालकों, किशोरों, युवाओं तथा प्रौढ़ों के लिए अलग अलग है। उनको ध्यान में रखकर उसने पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। दूसरी विशेषता है पाठ्यक्रम मानव जीवन के संपूर्ण अनुभव तक फैला। प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत में जो पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ है वो केवल कुछ विषयों के ज्ञान तक सीमित नहीं है, वरन मानव जीवन के संपूर्ण अनुभव तक फैला है। सभी शारीरिक व मानसिक
विकास करने वाले जो विषय हैं वो इसमें पढ़ाए जाएंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो राज्य नियंत्रित शिक्षा की व्यवस्था, जिसका उद्देश्य क्या होगा? चरित्र में सुधार तथा कर्तव्य की भावना विकसित करना। चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल देते हैं। प्लेटो मनुष्य के सर्वांगीण यानी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक संपूर्ण विकास पर उन्होंने अपनी शिक्षा योजना में बल दिया है और इसी प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित किया है ताकि व्यक्ति का, राज्य में रहने वाले व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास हो सके। पांचवी, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। यह प्लेटो का एक उस समय में क्रांतिकारी विचार था। अगली प्रमुख विशेषता है दर्शन व बौद्धिक शिक्षा द्वारा आदर्श शासकों का निर्माण करना। प्लेटो कहता है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे और राजा दार्शनिक नहीं होंगे तब तक नगर राज्यों की बुराइयों का अंत नहीं हो सकता। इसलिए दार्शनिक राजा ही एक आदर्श राजा है जो नगर राज्यों में न्याय की स्थापना कर सकते हैं। अगला है शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। प्लेटो ने शिक्षा को एक अल्पकालीन प्रक्रिया न मानकर एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया माना है। आगे हम प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचनाएं देख लेते हैं। शिक्षा सिद्धांत आपको समझ आ गया होगा। शिक्षा योजना की आलोचनाएं, पहली इसकी जो आलोचना की जाती है विद्वानों द्वारा वो की जाती है कि यह उत्पादक वर्ग की शिक्षा पर ध्यान नहीं देता। हमने पहले ही देखा कि प्लेटो की जो प्रारंभिक शिक्षा है जो 6 से 18 वर्ष तक होती है और उसके बाद 2 साल तक सैन्य शिक्षा दी जाती है यानी 20 वर्ष तक, तो जो उसकी प्राथमिक शिक्षा है वो ही केवल वो उत्पादक वर्ग के लिए रखता है। बाद की जो उच्च शिक्षा है वो केवल संरक्षक वर्ग के लिए। इसलिए प्लेटो ने उत्पादक वर्ग की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। दूसरा, गणित व दर्शन को इसने अधिक महत्व दिया है और साहित्य की उपेक्षा की। इसमें गणित, तर्कशास्त्र, दर्शन इन पर ज़्यादा बल दिया गया है, साहित्य को उपेक्षित रखा गया है। अगली है कवि व कलाकारों को राज्य के नियंत्रण में जकड़ने का प्रयास किया गया है, जबकि कला की सृजनात्मकता के लिए स्वतंत्रता पहली शर्त है। राज्य के नियंत्रण में रहकर कला अपना स्वतंत्र विकास नहीं कर सकती। अगली है शिक्षा व्यवस्था बहुत ही लंबी और अत्यंत खर्चीली है। आपने देखा 50 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा चलती रहेगी। इतनी लंबी शिक्षण व्यवस्था है तो इतनी बहुत अधिक खर्चीली भी है। अगली है 35 वर्ष की आयु तक शिष्य बने रहने से नवीन कार्यों के प्रति उत्साह कम हो जाता है। 6 से 35 वर्ष की आयु तक शिष्य बने रहने वाले व्यक्ति में नवीन कार्यों के प्रति उत्साह बहुत कम हो जाता है और उसमें आत्मनिर्भरता की समाप्ति हो जाती है। ऐसे व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ शासक नहीं बन सकते। अगला, प्लेटो का जीवन दृष्टिकोण निराशा उत्पन्न करने वाला है। कैसे? वह स्थिति प्रज्ञ की तरह जीवन बिताने को निर्देश देते हैं। यह जो शिक्षा है वो उच्च वर्ग के दार्शनिक शासकों को ही लाभ पहुंचाती है, उत्पादक वर्ग को नहीं। आगे हम महत्व देख लेते हैं। अंत में प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में हालांकि कुछ इसकी आलोचनाएं की जाती हैं, कुछ कमियां हैं इसमें, लेकिन इन कमियों के बावजूद यह अपने समय की दृष्टि से पर्याप्त आगे और मानव के सर्वांगीण विकास को ध्येय मानकर चलती है। प्लेटो ने शिक्षा पर जो बल दिया है तथा शिक्षा का जो व्यापक महत्व बताया है, इसके लिए संसार उस शिक्षा शास्त्री का सदैव ऋणी रहेगा। उसने ही सर्वप्रथम शिक्षा को आजीवन चलने वाली प्रक्रिया बताया, उसने ही इसे एक शासन की एक कला माना। इस कारण शासन कार्य सर्वाधिक योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। धन्यवाद।